हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ परमार जयेश। आज हम मधुबन सरल हिंदी पाठमाला कक्षा 8 की पुस्तक की पढ़ाई करेंगे। चैप्टर नंबर 9 रथ चक्र। पीली पीली धूप निखरने लगती है। चीड़ के लंबे लंबे पेड़ और भी ऊंचे ऊंचे लग रहे हैं। बर्फ से ढकी पहाड़ों की चोटियाँ पिघलते सोने की तरह चमक रही है। धुंधले के उस पार में कुछ खोज रहा हूँ, पर स्पष्ट कुछ दिखता नहीं है। चीड़ यानी कि एक जात का पेड़ है जो ज़्यादातर ठंडीले प्रदेश में दिखाई देते हैं। और धुंधले के यानी कि जो धुंध बनती है सुबह सुबह, वैसे धुंधले। आज वर्षों बाद मैं फिर आया हूँ यहाँ अपने घर। यहाँ के कण कण में शैशव की कितनी ही हर्ष विषाद मिश्रित स्मृतियाँ बिखरी पड़ी है। पिताजी का स्वर्गवास हुआ तब हम छोटे थे। माँ का बिलक बिलक कर रोना, दीदी के कभी न थमने वाले आंसू, बाबा का कोरा कागज सा सफ़ेद चेहरा आज भी अनन्या से याद आते हैं तो अजीब सिहरन सी होती है और मैं काँप उठता हूँ। पिताजी की अकाल मृत्यु ने बाबा को और बूढ़ा बना दिया था। हाथ पांव अब अधिक चल न रह पाते थे। स्मृति भी अब किसी सीमा तक साथ छोड़ रही थी। बातें करते करते बहक उठते, बार बार कोई बात बताने पर भी जल्दी भूल जाते। दुकान का जितना उधार जिनके पास था उन सब ने ठेंगे दिखला दिए थे। सगे संबंधियों ने सहायता करना तो अलग रहा, पिताजी की आकस्मिक मौत का पूरा पूरा लाभ उठा लिया था। दोबारा अपनी रकमें वसूल करने से भी वे चूके न थे। एक दिन बाबा ने बड़े भैया को बुलाया। पता नहीं क्या कहा कि बड़े भैया सारा दिन उदास रहे। शाम को जब खेत से लौट रहे थे तो भैया बोले, जीतू, मैं पढ़ने अल्मोड़ा जाऊँ तो तू घर का काम देख लेगा। मेरी समझ में बात आई नहीं। भैया पढ़ने जाए यह ठीक है, लेकिन घर में मुझे क्या देखना है और कैसे? तू सारा दिन इधर उधर मित्रों के साथ घूमता रहता है। देख ना, बाबा बूढ़े हो गए, इतना बड़ा कारोबार है, दुकान में उनसे काम हो नहीं पाता। मुनीम रखते हैं लेकिन वे भी लूट खसोट में कसर नहीं छोड़ते। तू स्कूल से लौटकर सीधा घर आया करना, किसी काम में मदद कर देना, इससे बाबा को बड़ा सहारा मिलेगा। बड़े भैया का स्वर आया था। वो उसी बहाव में आगे बोले, ऐसा कोई भी तो नहीं जिसकी हम सहायता ले सके। पिताजी हमें खूब पढ़ाना लिखाना चाहते थे न। बाबा कहते हैं कि मैं आगे पढ़ूं। पिताजी जिस तरह सारे काम चलाना चाहते थे वैसे ही सब चले। बाबा का दिल नहीं दुखाना है। मैं खूब परिश्रम करूँगा, तू भी पढ़ने में मेहनत कर। बेकार का घूमना फिरना छोड़कर खाली समय में घर का काम देख। छुट्टियाँ मिलते ही मैं भी घर आ जाया करूँगा। और बड़े भैया सचमुच एक दिन चल पड़े। घोड़े पर उनका सामान लादा गया। पुल पार तक बाबा लाठी ले टेकते टेकते उन्हें पहुँचाने गए। बड़े भैया से पता नहीं क्या क्या बातें करते रहे। बड़े भैया उम्र में मुझसे केवल 3 साल बड़े, लेकिन लगता था पिताजी की अकाल मृत्यु ने उन्हें बहुत कुछ सिखा दिया था। फिर काम में डूब गए थे बाबा। न दिन देखते न रात, कहीं कुछ भी दी उन्होंने। जिस तरह मेहमान पहले आते थे उसी तरह फिर आने लगे। बहू बेटियाँ जोती बाबा उसी तरह लुटाते जिस तरह पिताजी लुटाया करते थे। पाठशाला और अस्पताल को चंदे में अब भी उतनी ही रकम डाल दी जाती है जितनी पहले दी जाती थी। लगभग साल भर बाद
बड़े भैया का परीक्षा परिणाम आया तो बाबा की बूढ़ी आंखों में प्रसन्नता के आंसू छलक आए। प्रथम स्थान पाया था उन्होंने, वजीफा भी मिलने लगा था। बाबा सबसे अपने पोते का बखान करते, बहुत परिश्रमी है, बिल्कुल अपने पिता की तरह। मैं स्कूल जाता, घर का, दुकान का, खेतों का काम भी देखता, खाली समय में पढ़ता और एक के बाद एक सीढ़ी पार करता चला गया। कभी एक भी पैसा व्यर्थ में खर्च करते हुए मुझे किसी ने नहीं देखा था। दोनों बच्चे होनहार निकल गए तो मेरी जिंदगी भर की तपस्या सफल हो जाएगी, बाबा जब तब दोहराते रहते। पास पड़ोस के लोगों ने बगीचे लगवाने शुरू कर दिए थे। बाबा ने भी फलों के पौधे लगाने के लिए गड्ढे खुदवा दिए थे। वे हर किसी को अच्छे फल की पौधा लाने को कहते और दुकान की छत की मरम्मत करवा पुताई करवा दी। गौशाला के आगे लंबा चौड़ा। बड़े भैया छुट्टियों में घर आए थे। शायद उन दिनों बाबा ने सेब और नाशपाती के पौधे लगवाए थे। अरे इनके फल फूलने फलने तक मैं जिंदा न भी रहूं, बच्चे तो खाएंगे। हमारे नरेंद्र फलों का बड़ा शौकीन था। आंगन के आगे लगे माल्टों की भी पौध वही लाया था चौबटिया से। अब फलने लगे हैं। इस बार खूब फल आएंगे इन वृक्षों पर। बड़े भैया फौज में चले गए। धीरे धीरे उनकी पदोन्नति होती गई और मैंने दिल्ली में नौकरी कर ली। इस बीच बाबा चल बसे। घर में केवल माँ ही रह गई थी, बिल्कुल अकेली। पिछली बार घर आया तो बाबा का धूल और धुएं से ढका फोटो साफ कर के मैं देवताओं के पास रख दिया था। तुम अकेली क्यों रहती हो माँ? मैंने पूछा तो माँ बोली, तो कहाँ जाऊँ? तपन का कोई भरोसा नहीं, आज यहाँ तो कल वहाँ। तू शादी करता नहीं। मुझे तो ये टांडे पहाड़ की अच्छे लगते हैं रे। जिंदगी के कुछ दिन और रह गए थे, वे भी यहीं बीत जाए, बस इतनी ही इच्छा है। माँ, तुम अपनी पसंद की बहू ढूंढ लो जो तुम्हारी खूब सेवा कर सके। अगली बार घर आऊँगा तो तुम्हें निराश नहीं करूँगा। भैया को भी तब छुट्टी मिल जाएगी, कुछ दिन पूरा परिवार एक साथ रह पाएगा। बड़े भैया ने फौज में ही काम कर रहे अपने किसी बड़े अफसर की लड़की से शादी कर ली थी। भाभी केरल की थी। पहाड़ों की ज़िंदगी क्या होती है उन्हें पता न था। एक बार अम्मा उनके साथ कुछ महीने बिताने के लिए गई, लेकिन थोड़े ही दिनों में लौट आए। वहाँ की ज़िंदगी उन्हें रास न आ पाई। मेरे दिल्ली लौटने के कुछ महीने बाद माँ का खिलवाया पत्र मिला था। तेरे लिए चांद से बहू ढूंढ ली है, तपन को लिख दिया है, वह भी आएगा। चैत्र में शादी होगी। चैत्र से पहले ही देश की स्थिति बिगड़ने लगी। पाकिस्तान से युद्ध शुरू हो गया था। भैया उन दिनों बांग्लादेश के मोर्चे पर थे, जैसूर की तरफ कहीं। युद्ध पर जाने से पहले भैया मिलने आए थे। एक दिन मेरे साथ रहे। सारी रात वे सो ना पाए। घर की बाहर की पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें करते रहे। मेरे लिए कुछ कपड़े खरीद गए। अपने हाथ की बहुमूल्य घड़ी उतार कर मुझे दे दी गई। भाभी और बच्चों से जानबूझकर नहीं मिले। बोले, इससे दिल कमज़ोर हो जाता है, जो होगा देखा जाएगा। रेलवे स्टेशन तक मैं छोड़ने गया तो भैया देर तक मेरा हाथ थामे रहे। जीतू, तो बहुत कमज़ोर है, अपनी सेहत का ध्यान रखा कर। लौटने पर अब की बार खूब लंबी छुट्टी लेंगे। 1-2 महीने आराम से घर पर बिताएंगे। बंगला तुमा नया मकान बनवाएंगे। जब ट्रेन चलने लगी
तो मैंने देखा भैया के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। घमासान युद्ध की खबरें आती, भारतीय सेनाएं मुक्ति वाहिनी के साथ निरंतर आगे बढ़ रही थी, पर मेरी आंखों की नींद न जाने कहाँ खो गई थी। तभी एक रात तार मिला, लिखा था मेजर तपन कुमार ढाका के पास ही किसी मोर्चे पर शत्रु से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। यह वज्रपात असह्य था हम लोगों के लिए। माँ पागलों की तरह दिन रात रोती रहती। मैं घर आया तो भाभी साथ थी और दोनों बच्चे भी। तपस्वी ने तो अब आने को लिखा था कि चैत्र में लगन तय किया था। माँ सुबह सुबह कर रोने लगी थी। माँ तुम्हें बहू चाहिए थी ना साथ रहने के लिए। लो भाभी आ गई। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी परवरिश करनी है। भैया चल बसे तो क्या हुआ, हम तो हैं। माँ चुप हो गई। अपनी होने वाली चांद सी बहू का जिक्र उन्होंने फिर कभी नहीं किया। धूप में चमकता हरा भरा बगीचा मेरे सामने है। वे पेड़ पर अब बहुत बड़े हो गए हैं, जिन्हें बाबा ने लगाया था। 3-4 साल पहले बड़े भैया छुट्टियों में घर आए थे तो कुछ पेड़ वे लगा गए थे, जो अब मेरे बराबर ऊंचे हो गए हैं। दूर कुछ गड्ढे और चमक रहे हैं, जिन्हें अम्मा ने इन जाड़ों में खुदवाया था, जिन पर पौधे अब मुझे रोपने हैं। इस कहानी के लेखक हैं हिमांशु जोशी। प्रस्तुत कथा का नायक कहानी में वर्णित परिवार सबसे छोटा बेटा है। वो वर्षों बाद अपने घर वापस आया है, जहां वह अपने अतीत की स्मृतियाँ यानी यादों में खो जाता है। उसे याद आता है कि पिता की आकस्मिक मृत्यु के बाद उसके दादाजी ने किस प्रकार माँ और छोटे भाई बहनों को संभाला। बड़ा भाई पढ़ लिख जाए इसके लिए उसे पढ़ने भेजा और परिवार का खर्च चलाने के लिए स्वयं दुकान संभाली। उनके दिन रात परिश्रम और मेहनत से घर के हालात फिर पहले जैसे हो गए थे। भाई ने खूब मन लगाकर पढ़ाई की और वजीफा लिया। उसके बाद वह फौज में भर्ती हो गए। वहाँ पर उन्नति करते हुए उच्च पद पर पहुँचे। इधर जीतू भी स्कूल जाता, घर दुकान और खेतों का काम भी देखता। जीतू पूरी कोशिश करता कि उनका सपना साकार कर सके। भाई ने वहीं किसी अफसर की लड़की से शादी कर ली। भाभी केरल की थी और पहाड़ी जीवन से बिल्कुल अपरिचित। भाई की भारत बांग्लादेश युद्ध के दौरान मृत्यु हो गई। घर की सारी जिम्मेदारी जीतू यानी कि छोटे भाई पर आ गई। उसने अपने बड़े भाई के बच्चों को पालने की पूरी जिम्मेदारी को सहर्ष स्वीकार कर लिया। बाबा ने घर में फलों के पौधे लगाए थे, जो अब वृक्ष बन गए थे। जीतू कहता है कि बाबा के लगाए पौधे 3 पीढ़ियाँ देख चुकी है। नए पौधे रोपने की बारी अब उसकी है, अर्थात बड़े भैया के परिवार की देखभाल का जिम्मा अब उसका ही है। यही है रथ चक्र, अर्थात रथ का पहिया जो सदा घूमता रहता है। जीवन चक्र भी रथ के पहिए की भांति निरंतर घूमता रहता है, किसी भी बाधा के आने पर रुकता नहीं है। निरंतर चलते रहने की शिक्षा देना ये इस कहानी का उद्देश्य है। समझ में आया बच्चों?